Hello everyone, in this video we're going to discuss about chapter 10 of Upinder Singh's Ancient and Early Medieval Indian History, that is Emerging Regional Configurations, जिसका टाइम पीरियड है 600 से 1200 सी और कॉमन एरा. So let's begin. This is a little bit about me. So okay. So अर्ली medieval period के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन let me tell you that someone has rightly said that history does not change when a king succeeds, nor does it change when sort of dynasty replaces another. History changes when there is a change in every sphere of life, in politics, in economics, in society, in religious sphere, and art and architecture, and so on and so forth. इससे पता चलता है कि हिस्ट्री किसी डायनेस्टी के चेंज होने से या फिर किसी एक किंग के सक्सीड करने से या दूसरे किंग के आ जाने से चेंज नहीं होती है. और जिसने जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा जेम्स मिल के पीरियडाइजेशन को, वो जानते होंगे कि हिस्ट्री रिलीजियस बेसिस पे भी हम डिवाइड नहीं कर सकते. तो फिर हिस्ट्री के जो नए नए पीरियड्स है, क्योंकि मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें हम अर्ली मेडिवल पीरियड डिस्कस करेंगे, जो कि 600 से 1200 पूरा सी या कॉमन एरा आप कह सकते हैं के बीच का पीरियड है. और इसको क्योंकि डिबेट ये है कि क्या इस पीरियड को हमें अर्ली मेडिवल पीरियड बोलना चाहिए या फिर इसे एंशियंट हिस्ट्री का ही एक पार्ट मानकर चलना चाहिए, या फिर इसे मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट मानकर चलना चाहिए, या फिर कोई बीच का तरीका अपनाकर हम इसे अर्ली मेडिवल बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसे मेडिवल तो मान रहे हैं लेकिन ये मेडिवल का शुरुआती सॉर्ट ऑफ पीरियड हो सकता है. सो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. और मैंने इसलिए आपको बताया कि हिस्ट्री इसलिए चेंज नहीं होती है कि कोई किंग सक्सीड करता है या कोई डायनेस्टी चेंज होती है या कोई रिलीजियस आप कह सकते हैं पूरा जो रिलीजियस एक स्टेट का कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं पूरा पहचान होती है, वो चेंज होती है तो एक पूरा हिस्ट्री चेंज होती है. ऑफ कोर्स नो, क्योंकि हम मेडिवल हिस्ट्री में हम पूरा मेडिवल हिस्ट्री को मुस्लिम हिस्ट्री बोलते हैं. उससे पहले की एंशियंट हिस्ट्री को हिंदू हिस्ट्री बोलते हैं, जैसा कि जेम्स मिल ने भी बोला. तो क्या एक रिलीजन एक बेसिस हो सकता है? तो आपको सोचने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों को. और अर्ली मेडिवल हम देखेंगे कि किस बेसिस पे रखा. सो जैसा कि हमने टाइम पीरियड देख लिया 600 से 1200 सी. अर्ली मेडिवल पीरियड हिस्ट्री का वो पीरियड है जो कि एंशियंट एंड मेडिवल दोनों पीरियड के बीच में लाई करता है. दोनों एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड के बीच का एक पीरियड है. ऐसा पीरियड हमने अनोखा तरीका इसलिए अपनाया, अर्ली मेडिवल पीरियड जो टर्म हमने इस्तेमाल की इन दोनों पीरियड एंशियंट एंड मेडिवल के बीच में जो हमने पीरियड माना, वो इसलिए क्योंकि इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही थी जो कि मेडिवल पीरियड की भी फीचर्स थे और कुछ फीचर्स हमें इसके एंशियंट फीचर्स भी हमें इसमें दिखाई दे रहे थे. एंड सबसे बड़ा चैलेंज जो हिस्टोरियंस फेस करते हैं इस पीरियड के कैटेगराइजेशन में और इस पीरियड को समझने में, जो कि सोर्सेज को समझना होता है ऑफकोर्स, क्योंकि हिस्टोरियन के आगे सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि उनको सोर्सेस और एविडेंस को इंटरप्रेट करना होता है. लेकिन इस समय के जो सोर्सेस हैं वो बहुत अलग अलग वेराइटीज से हमें देखने को मिल रहे हैं. एंड कीप इन माइंड, इन दिस वीडियो वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट संस्कृत, पर्शियन एंड वर्नाकुलर सोर्सेस. दिस इज वन ऑफ द आई गेस वन ऑफ द सेलियंट फीचर ऑफ दिस पीरियड ऑल्सो, क्योंकि इससे पहले जितने भी आपने शायद देखी होगी मेरी एंशियंट इंडिया में जो लिटरेरी सोर्सेज की वीडियो है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की वीडियो है, और जितनी भी अभी तक उपिंदर सिंह के आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे या देखे होंगे या डिस्कस किए होंगे, उन सब में संस्कृत सोर्सेज हमने देखे हैं, प्राकृत सोर्सेज देखे. लेकिन अब हम पर्शियन सोर्सेज से भी डील करेंगे और साथ ही में वर्नाकुलर सोर्सेज से. वर्नाकुलर मतलब रीजनल लैंग्वेजेस जो कि एमर्ज करने लग जाती हैं इस टाइम पीरियड में. किस टाइम पीरियड में? अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड में. एंड इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं अप्रभाषा. ओके, विल डिस्कस दैट इन लेटर वीडियो ऑल्सो, सेपरेट वीडियो में. एंड शेल्डन पैलॉक बेसिकली इसी चीज़ के बारे में बात करती हैं कि किस तरह से संस्कृत का जो कि जिसकी अथॉरिटी थी पूरा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, वो डिक्लाइन के फेज में है और रीजनल लैंग्वेजेस राइज कर रही हैं, रीजनल लैंग्वेजेस आ रही हैं. सो ये पीरियड इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से रीजनल क्योंकि चैप्टर का नाम भी यही है, एमर्जिंग रीजनल कॉन्फ़िगरेशंस. सो रीजनल जो रीजनलिज्म है इंडियन हिस्ट्री में भी हम देखेंगे, जो आपने 18th सेंचुरी ब्रिटिश पीरियड से पहले और मेडिवल पीरियड के बाद का, तो ये रीजनलिज्म कहीं ना कहीं इस पीरियड में भी हमें देखने को मिल रहा है. और क्योंकि आपने अगर देखी होगी इससे पहले वाली वीडियो जिसमें गुप्ता पीरियड के बारे में हमने बात की, तो गुप्ता पीरियड एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था जिसने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के अंडर
रूल गवर्न किया। इससे पहले मौर्यास ने भी ये काम किया। लेकिन अर्ली मेडिवल पीरियड में हमें रीजनलिज्म और रीजनल स्टेट्स का इमर्जेंस देखने को मिल रहा है। इसलिए जैसा कि यहाँ पे मेरी स्लाइड्स में आप देख सकते हैं, द पीरियड मार्क्ड बाय द फॉर्मेशन एंड प्लॉरिफरेशन ऑफ द स्टेट्स एट रीजनल लेवल्स। जैसे कि चालुक्यास आने लगे डेक्कन वाला रीजन में, चोल चेल पांड्या साउथ वाले रीजन में, पुष्यभूति जो नॉर्थ, जिसे आपने सुना होगा हर्षवर्धना, जो कि इसी डायनेस्टी के रूलर थे, तो उनका रूल था नॉर्थ में। पालास रूल कर रहे थे बंगाल में। राजपूत्स के नए नए क्लेन्स आने लगे। विल डिस्कस ऑल अबाउट सॉर्ट ऑफ रीजनल स्टेट्स अपकमिंग स्लाइड्स में। तो ये चीज़ें क्लियर है आई होप। एंड उसके बाद है कि इस पीरियड को हम क्राइसिस, डिक्लाइन, डिके और डिकेंडेंस का पीरियड भी मानते हैं, क्योंकि हम हिस्टोरियंस एंड विल डिस्कस अबाउट द आर एस शर्मा स्पेसिफिकली, जो कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है। उनके हिसाब से ये पीरियड फ्यूडलिज्म का भी पीरियड है, जब हमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिल रहा है, एज वेल एज डिक्लाइन, डिके की सिचुएशन देखने को मिल रही है। उनकी ये जो प्रोपोजिशन है आर एस शर्मा का, ये जो हाइपोथेसिस है फ्यूडलिज्म का हाइपोथेसिस, उसको काफ़ी अपकमिंग रिसर्चर्स और बाकी हिस्टोरियंस ने चैलेंज भी किया। विल डिस्कस ऑल अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स एंड डिबेट्स जो कि फ्यूडलिज्म के अराउंड घूमती हैं। सो सोर्सेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कैटेगराइज कर दिया इनको। जैसे फर्स्ट है रॉयल बायोग्राफी, जैसे बाना भट्टा का हर्षचरित्र। बाना भट्टा कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धना के, एंड उन्होंने ही हर्षवर्धना के बारे में हर्षचरित्र लिखी है, जो कि ऑफकोर्स अभी बता हर्षवर्धना जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी के रूलर थे। पुष्यभूति कहाँ पर रूल कर रहे हैं? नॉर्थ इंडिया वाला रीजन जो कि इंडिया का है, क्योंकि रीजनल स्टेट्स का टाइम है, तो नॉर्थ इंडिया में पुष्यभूतिस का रूल है। एंड उन्हीं के एक ग्रेट किंग थे हर्षवर्धना, जिनकी बायोग्राफी, क्योंकि वो रॉयल थे जाहिर सी बात है, तो रॉयल बायोग्राफी जो है उनको बाना भट्टा ने लिखा है। तो ये बायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा हिस्ट्री को इंटरप्रेट करने का और हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का। नेक्स्ट इज पोएट्री। मिल्हाना की है विक्रमा का देव चरित्र, जो कि विक्रमादित्य सेकंड के बारे में है, जो कि चालुक्य किंग है कल्याणी के। ओके उसके बाद हम क्रॉनिकल्स देख लेते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कल्हाना, जिन्होंने लिटरेरी सोर्सेज का वीडियो देखा होगा उनको मालूम होगा। कल्हाना इज ऑल्सो कंसिडर्ड द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ फादर ऑफ द यू कैन से फादर ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया, क्योंकि कल्हाना का जो राज तरंगनी है वो वाकई में एक हिस्ट्री टेक्स्ट बुक की हिस्ट्री की तरह है। क्रॉनिकल है, इवेंट्स को क्रोनोलॉजी में अरेंज किया हुआ है। बाकी जैसे पुराना से हमारे रामायणा है, वो कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा अभी हमारी हिस्टोरियंस के बीच में ये समझ है। एनीवे पुराणास की बात कर ले तो पुराना जो इस समय अच्छा राज तरंगनी जो कल्हाना ने लिखी है वो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। ओके लेट्स कम बैक टू द पुराणास अगेन। पुराणास जो इंपॉर्टेंट पुराणास है इस समय के, भगवता पुराना, ब्रह्म विवर्ता पुराना, कलिका पुराना, जो कि इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं इसी पीरियड से जुड़े हुए पुराना से। उसके बाद चाइनीज़ एंड अरब सोर्सेस भी हमारे पास, ज़ुआंगजांग का एक पूरा एक, क्योंकि उन्होंने विजिट किया था हर्षवर्धना के टाइम पे, तो उनका जितना भी पूरा ट्रेवलॉग है वो हमारे पास है, जो कि इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का। ये जिंग जो कि चाइना से हैं, अल बिरूनी, अल इद्रिसी, मोहम्मद उफ़ी, इब्न बतूता, ये सारे जितने भी ट्रेवलर्स हैं इनके ट्रेवलॉग बड़े इंपॉर्टेंट है टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड, अर्ली मेडिवल पीरियड। लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल नैरेटिव्स एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। देखिए जो उपेंद्र सिंह के टॉपिक्स हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने टॉपिक्स को अरेंज किया हुआ और स्लाइड्स मैंने उसी के हिसाब से तैयार की। तो ये वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा बुक में। तो यहाँ पे इस पूरे टॉपिक में जो बात कर रही हैं मैम उपेंद्र सिंह मैम, वो बताती हैं कि किस तरह से इस समय जो किंगडम्स आ रहे हैं अर्ली मेडिवल पीरियड के, वो बड़े फ्लूइड हैं। मतलब उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, वो बड़ा फ्लैक्सीबल है। वो हम बता नहीं सकते कि कौन सी बाउंड्री कहाँ पे है, कितना कौन सा स्टेट किसके अंदर है। यानी कि उनकी बाउंड्री बहुत डायनेमिक है, बदल रही है, स्टैटिक नहीं है, चेंज हो रही है बड़ी जल्दी जल्दी, क्योंकि रीजनल स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता था। तो इस वजह से उनकी जो बाउंड्री है वो बहुत जल्दी चेंज हो रही है। कोई स्टेट जल्दी से बड़ा हो रहा है, कभी छोटा आ रहा है क्योंकि उसका इन्वेजन हो गया, एनेक्सेशन। सो ये सारी चीज़ें वो बात कर रही हैं। इसलिए हम इस समय में जो अर्ली मेडिवल स्टेट्स हैं उनको उनके न्यूक्लियर एरिया से ज़्यादा पहचानते हैं बजाय उनकी बाउंड्री से, क्योंकि बाउंड्रीज तो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही हैं। ये उपेंद्र सिंह मैम कह रही हैं इस पूरे टॉपिक में। और नेक्स्ट वो बात करती हैं कि इस समय हम देखेंगे नई नई एरियाज में स्टेट सोसाइटी अब मर्ज करने लगी, स्प्रेड करने लगी।
उन एरियाज में जहाँ पे अभी ट्राइबल एरियाज थे, या ट्राइबल भी एसिमिलेट होने लगे स्टेट सोसाइटी में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक भील्स का एग्जांपल है, राजस्थान में भील्स जो कि एक ट्राइब थी, वो उन्होंने भी स्टेट सोसाइटी इमर्ज, मतलब स्टेट सोसाइटी डेवलप किया। वो सारी चीज़ें भी उपिंदर सिंह मैम बात करती हैं इस टॉपिक पे। इसके अलावा वो बताती हैं कि किस तरह से मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, और हाई स्पेशल मोबिलिटी की वो बात कर रही हैं। स्पेशल मोबिलिटी मतलब राजस्थान के कुछ ट्राइब्स हैं जो कि कहीं और जाके किंगडम्स एस्टेब्लिश कर रही हैं, ये सारी बातें वो कर रही हैं। पॉलिटिकल एलिट्स की बात, जो BD चट्टोपाध्याय भी उनका रेफरेंस उन्होंने दिया उपिंदर सिंह मैम ने, तो वो सारी बातें वहाँ पर की हैं उन्होंने। पॉलिटिकल एलिट्स आ रहे हैं, कुछ ट्राइब्स जो कि पॉलिटिकल एलिट बन रही हैं, तो बड़ा फ्लक्स का सिचुएशन है, चीज़ें बड़ी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं इस टाइम पीरियड में। उसके बाद है इंटीग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़। जैसा अभी मैंने बात की, इसका एग्जांपल आप भील्स ले सकते हैं, जो कि राजस्थान में किसका एग्जांपल है, इंटीग्रेशन का, ट्राइबल सोसाइटी का स्टेट सोसाइटी में एसिमिलेशन, या आप कह सकते हैं ट्राइब्स ने ट्राइबल स्टेट फॉर्मेशन को छोड़ के उन्होंने जो हमारा स्टेट्स थे उनको डेवलप किया, किंगडम्स एस्टेब्लिश किए। राजस्थान में भील एक एग्जाम्पल हो सकता है इसका। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर है कि किस तरह से कुछ ट्राइब्स जो कि मौका लेकर स्टेट सोसाइटी एस्टेब्लिश करें, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ को, कुछ ट्राइब्स को उनकी जगह से हटा दिया गया। यानी कि कुछ ट्राइब्स के पास पावर आ गई, लेकिन कुछ ट्राइब्स वीक होने लगी। एंड ये पॉलिटिकल एलिट्स को जन्म देती हैं, और साथ ही में डिसएडवांस सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं। एनीवे, सो प्रशस्तीज जो हमारी इस समय की प्रशस्तीज क्या है, रॉयल एक तरह से जो हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि किंग्स के कहीं ना कहीं उनको एलोजाइज कर रहे हैं, उनको तारीफ कर रहे हैं, उनके प्रीज में लिखे गए हैं, वो है, वो बताती हैं पॉलिटिकल हेरारकीज के बारे में। क्योंकि RS शर्मा का जो हाइपोथेसिस है फ्यूडलिज्म, वो तो इसी पर बेसिस है, उसका बेसिस यही है कि फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, उनके नीचे वेसल्स होंगे, यानी कि किंग होगा, किंग के नीचे बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, या वेसल्स, वेसल स्टेट कह सकते हैं, किंग के नीचे भी बहुत सारे किंग्स होंगे छोटे छोटे। तो एक पूरा हेरारकी है, पूरा लेवल से स्ट्राटा में हम देख सकते हैं पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ उसको। जैसे कि नेक्स्ट लाइन में मैंने बात की हुई है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लिंकेजेस ऑफ पॉलिटिकल पावर मोर विजिबल। हॉरिजॉन्टल भी आप देख सकते हैं, जो कि एकदम सीध लाइन आप कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पावर हायरार्कीज और लिंकेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। वर्टिकल की बात करें तो पावर हायरार्की की बात हो रही है, और हॉरिजॉन्टल की बात करें तो वहाँ पे पावर तो सेम है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि फेडरलिज्म आपने पढ़ा होगा, जो बच्चे UPSC की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो फेडरलिज्म में ये एक वर्टिकल एग्जांपल है किसका, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जहाँ पे पावर तो तीनों के पास बराबर है, लेकिन ऑर्गन्स अलग हैं पावर के, अनबैलेंस ऑफ पावर है कहीं ना कहीं। सो इस तरह से समझ सकते हैं। डेक्कन की बात कर लेते हैं, क्योंकि रीजनलिज्म की बात हम कर रहे हैं, रीजनल स्टेट्स आ रहे हैं, तो डेक्कन में सबसे पहले देख लेते हैं कौन से स्टेट्स हैं। ऑफ कोर्स इस समय की जो टाइम पीरियड है, उपिंदर सिंह मैम कुछ क्योंकि जब आप बुक पढ़ेंगे यू विल फाइंड इट्स टू कंफ्यूजिंग, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम पीरियड इधर उधर से, सो आई हेल्प यू कि किस तरह से करना है। 600 से 900 पीरियड के बीच में उपिंदर सिंह ने मैम ने बात की है, और वो बताती हैं कि इस समय के बीच में हमें चालुक्य ऑफ बदामी जो कि चालुक्यस की 2-3 ब्रांचेस हैं वैसे तो, लेकिन मैम ने कुछ ही ब्रांचेस की बात की है स्पेसिफिकली। जैसे चालुक्यस ऑफ बदामी की बात की हुई है उन्होंने, पल्लवास ऑफ कांची, कांचीपुरम भी जिसको बोलते हैं, पांड्या जो कि मदुरई के थे। तो मदुरई किसकी कैपिटल थी, पांड्यास की। कांची पल्लवास की। पल्लवा कहाँ पर थे, आज का जो पूरा तमिलनाडु का एरिया है वहाँ पर पल्लवा सिचुएटेड थे। पांड्यास सदर्न तमिलनाडु का एरिया है वहाँ पर सिचुएटेड है, और नदर्न तमिलनाडु में पल्लवास है। और चालुक्य जो बदामी के वो कर्नाटका और महाराष्ट्र वाली रीजन में है। तो कीप इन माइंड, एंड इन तीनों के बीच का स्ट्रगल ही डेक्कन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसी पर बात उपिंदर सिंह मैम कर रही हैं। अब यहाँ पे एक ही चालुक्य ब्रांच की बात की गई, लेकिन और भी 2 ब्रांचेस हैं, जैसे चालुक्य ऑफ कल्याणी एंड लता। सो विल वेंगी भी बोलते हैं उनको। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि अपार्ट फ्रॉम चालुक्य सो बदामी, चालुक्य ऑफ लता भी हैं, वेंगी भी हैं। ये कैपिटल से वेंगी एंड लता की। लता कहाँ के, चालुक्य सो लता कहाँ के, गुजरात के, एंड वेंगी कहाँ के, आंध्र प्रदेश के आसपास के। सो यू शुड कीप इन माइंड ये सारी चीज़ें।
आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ चालुक्यास, अब चालुक्यस, क्योंकि चालुक्य रूल कर रहे थे पूरे डेक्कन वाले, कहाँ थे चालुक्य? कर्नाटका वाले रीजन में, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र वाला पूरा रीजन। एंड चालुक्यास के डिक्लाइन के बाद राष्ट्रकूटा उन्हें रिप्लेस कर लेते हैं। राष्ट्रकूटास की कैपिटल थी मान्यखीता। तो राष्ट्रकूटा कब आते हैं पावर में? 900 में। देखो पूरा टाइम पीरियड है 600 से 900 के बीच में किसका रूल रहा? चालुक्यास का। और 900 के बाद राष्ट्रकूटास का। और दोनों अर्ली मेडिवल पीरियड में आएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है 600 से 900, इसका मतलब है कि ये अर्ली मेडिवल का फर्स्ट हाफ है। एंड सेकेंड हाफ हो जाएगा 900 से 1200। ओके, आपकी थिंग्स आर क्लियर। उसके बाद वेस्टर्न चालुक्यास के बारे में स्पेसिफिकली बात की उपेंद्र सिंह मैम ने, विल डिस्कस दैट। वेस्टर्न चालुक्यास का जो ओरिजिन था वो ब्राह्मण ओरिजिन था। और पुलाकेशिन इसके फाउंडर थे। पुलाकेशिन फर्स्ट इस एम्पायर के फाउंडर थे वेस्टर्न चालुक्य के, जिनकी कैपिटल बदामी थी। पुलाकेशिन सेकंड बड़े इंपॉर्टेंट है, ए होल इंस्क्रिप्शन उन्हीं का इंस्क्रिप्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, एंड उसी इंस्क्रिप्शन में पुलकेशिन सेकंड बात करते हैं अपनी विक्ट्रीज की। और सबसे इंपॉर्टेंट उनकी विक्ट्री थी हर्षवर्धना के साथ नर्मदा रिवर के बैंक पे, जो पूरा वो हर्षवर्धना जो कि पुष्यवती के रूलर थे, पुष्यवती डायनेस्टी जो कि नॉर्थ इंडिया में रूल कर रही है, उनको डिफीट कर देते पुलकेशिन सेकंड। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए कि उन्होंने इतने बड़े सॉर्ट ऑफ रूलर को हरा दिया। हर्षवर्धना जिनका नाम सुना होगा, और हर्षचरिता जो अभी सोर्सेस में हमने देखा था, जो हर्षचरिता जो था वो इन्हीं के बारे में लिखा गया, हर्षवर्धना। और इनको किसने हरा दिया? पुलकेशिन सेकंड ने। उसके बाद इन्होंने पल्लवास को भी हराया, कांची को मतलब कैप्चर किया। और कहीं ना कहीं इससे पल्लवास को कहीं ना कहीं बड़ा इंसल्ट फील हुआ कि चालुक्यास ने हमें हरा दिया और ये सारी चीज़ें। और मैंने इंस्क्रिप्शन का नाम दिया हुआ है इंस्क्रिप्शन, जो कि किसके बारे में? पुलकेशिन सेकंड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फार साउथ। तो फार साउथ में तीन इसमें इंपॉर्टेंट है, पल्लवास, पांड्यास एंड चोलास। चेरास भी है, बट बहुत कम रेफरेंस है, तो विल नॉट डिस्कस अबाउट दम। सो पल्लवास की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सिमा विष्णु जो कि फाउंडर थे पल्लवा डायनेस्टी की। और अभी हमने डेक्कन वाले पार्ट में देखा कि पल्लवा जो है वो कहाँ पे रूल कर रहे हैं? नॉर्थ तमिलनाडु के एरिया में, एंड साउथ आंध्र प्रदेश का एरिया आप कह सकते हैं। तो इनको कोर एरिया से ज़्यादा याद रखिए, बजाय इनके पेरिफेरी या फिर इनके बाउंड्री से। सो हु वाज द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी? सिम्हा विष्णु वाज द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, जिन्होंने कॉन्कर किया कावेरी तक का पूरा रीजन। अब मैप भी आप साथ साथ में प्रिपेयर करते रहेंगे, कावेरी जो कि तमिलनाडु के आसपास है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट एंड नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट की विक्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर? चालुक्य के ऊपर। क्योंकि अभी हमने देखा चालुक्य के जो रूलर थे पुलकेशिन सेकंड, उन्होंने डिफीट किया था पल्लवास को। लेकिन पल्लवास भी शांत नहीं बैठे, उन्होंने भी बदला लिया, रिवेंज लिया, इंतकाम लिया। एंड किन्होंने लिया? कौन से रूलर थे वो पल्लवा डायनेस्टी के? महेंद्र वर्मन फर्स्ट एंड नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, जिन्होंने चालुक्यास की कैपिटल को कैप्चर किया और कहीं ना कहीं एक रिवेंज लिया। एंड लेकिन पल्लवास भी बहुत लंबे समय तक पावर में नहीं रही, और पल्लवास को किसने रिप्लेस किया? चोलास ने। एंड चोलास में कौन थे? आदित्य फर्स्ट, जिन्होंने 893 में आदित्य फर्स्ट ने अपने चोला जो लॉर्ड थे उनको डिफीट करके चोला डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। तो बड़ा फ्लक्स का सिचुएशन आप समझ पा रहे होंगे। देखिए अभी हमने डेक्कन में भी देखा, डेक्कन में भी कोई एक रीजनल स्टेट नहीं है। देखा हमने कि डेक्कन में भी कौन है? चालुक्य ऑफ बदामी, चालुक्य ऑफ लता, वेंगी, एंड इसके अलावा पल्लवास भी थे। पल्लव एंड फिर चालुक्य के बाद राष्ट्रकूटा है। चालुक्यस को किसने रिप्लेस किया? राष्ट्रकूटास ने। उसी तरह से पल्लवास को किसने रिप्लेस किया? जो कि तमिलनाडु में रूल कर रहे थे, उनको रिप्लेस किया चोलास ने। सो कीप इन माइंड दैट यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू आर्ग्यू। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पांड्या। सो पांड्या जो था बेसिकली कॉन्डुनगॉन वाज द फर्स्ट रूल ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ किंगडम, एंड राजा सिम्हा फर्स्ट एंड श्री वल्लभा, इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ पल्लवास के साथ। देखिए पल्लवा और पांड्यास का कॉन्फ्लिक्ट रहा आपस में। क्यों? क्योंकि पल्लवास जो थे वो नॉर्थ कहीं ना पूरा आप कह सकते हैं नॉर्थ तमिलनाडु का एरिया, और पांड्यास जो थे वो साउथ तमिलनाडु के एरिया में थे। तो इनकी बाउंड्री जो थी वो आपस में
ये एक दूसरे के एडजेसेंट थे, तो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना बड़ा लाजमी है। उसी तरह से जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होता है एलओसी पे, या फिर चाइना एंड इंडिया का, सो एंड सो फोर्थ। एनीवे, सो आई होप कि चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पल्लवास, इनको भी फाइनली, पांड्यास को भी फाइनली चोलास ने ही कॉन्कर कर लिया 10th सेंचुरी में। तो चोलास बड़े इंपॉर्टेंट पावर सॉर्ट ऑफ इमर्ज कर रहे थे, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, क्योंकि चोलास ने डिफीट कर दिया पल्लवास को भी और पांड्यास को भी। अब चोलास की बात कर लेते हैं, जिन्होंने पल्लव एंड पांड्या दोनों को डिफीट किया था। सो चोलास के जो फाउंडर थे वो विजय आल्या थे। विजय आल्या वॉज द फाउंडर ऑफ दैट डायनेस्टी, एंड ये सारी चीज़ें आपको पिंदर सिंह में मिल जाएंगी। तो यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, सो विल डिस्कस इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस वीडियो, एंड आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा इस वीडियो में। आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, एनीवे, सो आदित्य फर्स्ट जो कि अल्टीमेटली ओवरथ्रो करते हैं अपने पल्लवा ओवरलॉर्डशिप को। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप चोलास की बात करें तो चोलास किसके कहीं ना कहीं, यू नो, चोलास किसके अंडर थे? पल्लवास के अंडर, ठीक है। लेकिन पल्लवास की ओवरलॉर्डशिप को इन्होंने चैलेंज किया। फर्स्ट टाइम किसने चैलेंज किया? आदित्य फर्स्ट ने। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि विजय आल्य फाउंडर कैसे हैं, जब आदित्य फर्स्ट ने पल्लवा डायनेस्टी या पल्लवा को ओवरथ्रो किया, तो फिर विजय आल्य, देखिए विजय आल्य डायनेस्टी के फाउंडर है। डायनेस्टी इन अ सेंस पूरा एक मोनार्की का होता है ना, कि विजय आल्या, फिर उनके आने वाला, फिर उनके आने वाला, सॉर्ट ऑफ सन, उनका सन उनको सक्सीड करेगा। उस डायनेस्टी के फाउंडर थे विजय आल्या। आदित्य फर्स्ट ने पल्लवा ओवरलॉर्डशिप को चैलेंज किया और इंडिपेंडेंट चोला डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया, चोला चोला किंगडम को एस्टेब्लिश किया। इनके चोलास के हम देखेंगे, इन्होंने तोंडई मंडलम पूरा जीत लिया। तोंडई मंडलम इज़ अ इम्पोर्टेंट एरिया जो कि तमिलनाडु का कावेरी के आसपास, कावेरी डेल्टा है उसके आसपास का एरिया है। चोलास का मैट्रिमोनियल लाइन्स हमें देखने को मिलता है पल्लवास के साथ, जब इनके पल्लवास को ओवरथ्रो करने से पहले इनके मैट्रिमोनियल लाइन्स थे। परांतका फर्स्ट ने डिफीट किया पांड्यास एंड श्रीलंका के दोनों के किंग्स को। सो नाउ डिस्कस अबाउट द नॉर्थ इंडिया, तो पुष्यभूति, हर्षवर्धना के बारे में डिस्कस करेंगे। हर्षवर्धना इंपॉर्टेंट रूलर है पुष्यभूति डायनेस्टी की, और पुष्यभूति कहाँ पर रूल कर रहे थे? नॉर्थ इंडिया में। सो पुष्यभूति डायनेस्टी जो थी वो नॉर्थ इंडिया में रूल कर रही थी अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड में। इनका बेस जो था वो स्थानीश्वरा था। स्थानीश्वरा भी बोलते हैं, जो कि आज का अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में है। उपिंदर सिंह में पंजाब लिखा हुआ है, तो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट ऑल दो पंजाब के बॉर्डर पर है, बट ये हरियाणा में आता है आज। इसकी कैपिटल थी कन्नौज, जो कि आज का उत्तर प्रदेश में। उसके बाद पुष्यभूति फाउंडर थे डायनेस्टी के, जो कि हमने देख लिया। लेकिन जो उपिंदर सिंह मैम बताती हैं कि पुष्यभूति जो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, लेकिन जो पहले फर्स्ट 3 रूलर्स इस डायनेस्टी के, इंक्लूडिंग पुष्यभूति जो कि फाउंडर थे, उनके बारे में बहुत कम पता है। वेरी लिटिल इज नोन अबाउट दैम, फर्स्ट थ्री किंग्स ऑफ सॉर्ट ऑफ दिस डायनेस्टी। लेकिन फोर्थ जो किंग थे इस डायनेस्टी के, प्रभाकर वर्धना, जो कि प्रभाकर वर्धना कौन थे? फोर्थ किंग। उनके बाद बात करते उपेंद्र सिंह मैम। एंड प्रभाकर वर्धना के बाद राज्यवर्धना ने उनको सक्सीड किया। ये पूरा एक डायनेस्टिक हिस्ट्री रहा। लेकिन राज्यवर्धना के समय में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उनके बंगाल के साथ, एंड गो ऑन एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो हमें याद रखना जरूरी है कि प्रभाकर वर्धना जो कि फोर्थ किंग थे पुष्यभूति डायनेस्टी के, उसके उनको सक्सीड किया राज्यवर्धना ने, और राज्यवर्धना को सक्सीड किया हर्षवर्धना ने। हर्षवर्धना की विक्ट्री हुई शशांका पे, जो कि बंगाल के रूलर थे। इन्होंने कॉन्कर किए नए नए एरिया, जैसे सिंध को कॉन्कर किया, उड़ीसा, कश्मीर को कॉन्कर किया। लेकिन जो कि हमने डेक्कन वाली स्लाइड्स में देखा, ये हार गए थे पुलाकेशी सेकंड से, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे। सो इनके लिए बहुत बड़ी इंसल्ट वाली बात थी जब ये हार गए थे पुलाकेशी सेकंड से। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसमें, जुआंग जो कि चाइनीज़ ट्रेवलर थे, उनका ट्रेवलॉग और जुआंग का पूरा सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री वो इसी टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है, और इसी टाइम पीरियड का है। तो जुआंग का जो ट्रेवलॉग है वो हर्षवर्धना के टाइम पीरियड के बारे में बताता है, नॉर्थ इंडिया के बारे में बताता है। और हर्षवर्धना के बारे में ऑफ कोर्स बाना भट्टा का हर्षचरित्र तो है ही, जो कि हर्षवर्धना का रॉयल बायोग्राफी है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में बंगाल और उड़ीसा, बिहार के एरिया आएंगे। सो इसमें शशांका, जो कि हमने देखा भी, हर्षवर्धना ने जिनको हराया, वो रूल कर रहे थे बंगाल में। यहीं से उपेंद्र सिंह मैम शुरुआत करती है शशांका से।
सो ये रूल कर रहे थे बंगाल में, लेकिन इनकी डेथ के बाद जो कि 637 में होती है, उसके बाद एक फ्लक्स का सिचुएशन रहा है, पॉलिटिकल कन्फ्यूजन रही पूरे एक सेंचुरी तक, यानी कि 637 से 737 तक आप मान सकते हैं, एक सेंचुरी तक कन्फ्यूजन रही, कोई पावर नहीं आई, मतलब फ्लक्स का सिचुएशन काफ़ी रहा। लेकिन हम देखेंगे इंपोर्टेड डायनेस्टी फाउंड की गई, पाला डायनेस्टी, जिसको फाउंड किया गोपाला ने, एंड उनको सक्सीड किया धर्मपाला ने, जो कि हार गए थे प्रतिहारा से और राष्ट्रकूटा से, जो कि उनके लिए कहीं ना कहीं इंसल्ट की बात थी। तो वो कॉन्कर करते हैं नॉर्थ इंडिया के कुछ एरियाज को। ऑफकोर्स बंगाल एंड बिहार तो उनके पास था ही, उनका कोर एरिया था, लेकिन जैसा कि हमने अभी बात की थी ना अपने पॉलिटिकल नैरेटिव वाले स्लाइड में, कि इस समय के जितने भी रीजनल स्टेट्स हैं वो अपनी बाउंड्री से ज़्यादा अपने कोर एरिया से ज़्यादा आइडेंटिफाइबल है। उनको समझने के लिए उनके कोर एरियाज को समझना पड़ेगा, क्योंकि बाउंड्रीज बड़ी जल्दी चेंज हो रही हैं। अच्छा, इसी समय इन्होंने नेपाल को भी वेसल स्टेट पर, मतलब कुछ सोर्सेज के हिसाब से नेपाल इनका एक वेसल स्टेट था, जो कि इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आप कह सकते हैं पूरा ईस्टर्न इंडिया पालास के अंडर आ चुका था एक समय पे। एंड धर्मपाला ही वो रूलर थे पाला डायनेस्टी के, जिन्होंने विक्रमशिला, ओडांतापुरी, सोमापुरी मोनेस्ट्रीज को फाउंड किया। ओडांतापुरी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि उपिंदर सिंह मैम लिखती हैं कि ओडांतापुरी कुछ सोर्सेज के हिसाब से इन्होंने फाउंड किया, लेकिन सोमापुरी एंड विक्रमशिला तो इन्होंने ही फाउंड किया था। तो उपेंद्र सिंह मैम, क्योंकि देखिए जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वी आर नॉट श्योर कि यही चीज़ें हुई, वी आर जस्ट अज्यूमिंग, वी आर इंटरप्रेटिंग अकॉर्डिंग टू आवर सॉर्ट ऑफ ऑन एक्सपीरियंसेस, राइट। सो आई गेस ये चीज़ें क्लियर हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द देवपाला। देवपाला सक्सीड करते हैं धर्मपाला को, और वो पैट्रन होते हैं बुद्धिज़्म के, क्योंकि वैसे पूरा पाला डायनेस्टी के जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स थे वो बुद्धिज़्म को कहीं ना कहीं प्रोपोगेट कर रहे थे और पैट्रन थे, जो कि बुद्धिज़्म को कहीं ना कहीं सस्टेन करने में मदद करती है बंगाल में। क्योंकि इसके बाद तो हम देखेंगे ब्राह्मणिकल और हिंदुत्व, नॉट हिंदुत्व, हिंदुज़्म बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करने लगा पूरे इंडिया में, डोमिनेट करने लगा। एंड बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हमें इस पीरियड में देखने को मिलता है। सो विल डिस्कस दैट इन सेपरेट वीडियो अबाउट द बुद्धिज़्म। देवपाला ने अपनी कैंपेन्स लॉन्च की अगेंस्ट कंबोजा, विंध्या, उत्कल, जो कि हुनास, द्रविड़ा, जो कि अलग अलग स्टेट्स थे वो समय के रीजनल स्टेट्स। नाउ डिस्कस अबाउट द राजपूत क्लेन्स, जो कि अच्छा राजपुत्रा एक टर्म है जो कि यूज़ की जाती है स्पेसिफिकली, या फिर कलेक्टिव टर्म है जो कि यूज़ की जाती है वेरियस क्लेन्स के लिए, जो कि एमर्ज करते हैं 12th सेंचुरी में। अब अग्निकुला मिथ है, एक मिथ है जिसको अग्निकुला मिथ बोलते हैं, उसके वो बताता है कि राजपूत कैसे, वो बताता है किस तरह से हवन कुंड से राजपूत आए, वो सारी बातें, इसलिए इसे हम मिथ मानते हैं। ओके, सो हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री एविडेंसेस पे बेस्ड होती है, मिथ्स पर नहीं, मिथ्स पर माइथोलॉजी बेस्ड होती है। सो कुछ भी अगर हम हिस्ट्री में बात कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए, हम हवा में बात नहीं कर सकते, यही हिस्ट्री है। हिस्ट्री इज नॉट माइथोलॉजी, ओके। एनीवे, अग्निकुला मिथ के बारे में हमने देख लिया, जो कि बताता है राजपूत के ओरिजिन को, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से राजपूत जो थे वो फॉरेन स्टॉक थे, विदेशी ट्राइब्स आप कह सकते हैं, फॉरेनर थे ये। एनीवे, कौन कौन से इसमें, प्रतिहारास, चालुक्यास, परमारास, चहमानास। लेकिन जो बाटिक ट्रेडिशन है राजस्थान का, उसके हिसाब से 36 क्लेन्स थे, और अभी हमने कितने देखे, शायद मुश्किल से चार, दो या चार ही देखे, प्रतिहारा, चालुक्य, दैट्स नॉट चालुक्य एंड प्रमारा एंड चौहमानास। एंड ये वाला चालुक्य जो डेक्कन वाला देखा था हमने, उससे अलग है, दोनों अलग अलग है, ओके। तो कीप इन माइंड ये वाला, क्योंकि उपेंद्र सिंह मैम भी अलग से स्पेसिफाई किया उन्होंने कि ये चालुक्य वो वाले चालुक्य से अलग है। एनीवे, राजस्थान का बार्डिक ट्रेडिशन, यानी कि उनका पोएम्स एंड जितना भी उनका लिटरेचर है वो मेंशन करते हैं 36 क्लेन्स को, जिसमें हमें तोमर्स भी मिल जाएंगे देखने को। एनीवे, पर ये चीज़ बताती है कि अलग अलग लिस्ट में अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बड़ा फ्लूइड था, मतलब कोई रिजिड कैटेगरीज हमें देखने को नहीं मिल रही, रिजिड क्लेन्स नहीं मिल रहे। एनीवे, गुजरा प्रतिहारा का मेन कोर एरिया जोधपुर था, चंडीलास का बुंदेलखंड, कालाचूरीस का जबलपुर एंड तोमर्स का हरियाणा एंड दिल्ली का आसपास, क्योंकि दिल्ली को फाउंड करने वाले भी तोमर्स ही थे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्सट्रीम नॉर्थ, दैट इज कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्ट। करकोता डायनेस्टी रूल कर रही थी कश्मीर में 8th सेंचुरी के दरमियान, एंड ललितादित्य जो कि अर्लीस्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, इतना बताती हैं उपेंद्र सिंह मैम अपनी बुक में। इसके अलावा बताती हैं कि जयापिता जो कि इंपॉर्टेंट रूलर थे, पावरफुल रूलर थे करकोता डायनेस्टी के,
वो लॉन्च करते एक्सपीडिशन किसके खिलाफ, ईस्टर्न कंट्रीज़ के खिलाफ, और क्लेम करते हैं कि उन्होंने बंगाल को हराया, कन्याकुब्जा को हराया। गोडा कौन है, बंगाल को रिप्रेजेंट करें, उनकी डायनेस्टी। एनीवे, करकोटा डायनेस्टी पावर में आती है, लेकिन ख़त्म हो जाती है, मतलब उसका दी एंड हो जाता है कब, 855 एंड 56 कॉमन एरा में, एडी भी आप बोल सकते हैं इसको। सो इट वॉज फॉलोड बाय उत्पाला डायनेस्टी, यानी कि करकोता डायनेस्टी रूल कर रही थी कश्मीर में, एंड करकोता के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, उत्पाला डायनेस्टी, जिसको फाउंड किया अवंतीवर्मन ने। उसके बाद शाही डायनेस्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है शाही डायनेस्टी, क्योंकि शाही डायनेस्टी वो डायनेस्टी थी जिस समय गजनविद्स आने लगे, गोरीस आने लगे, उनके इन्वेजन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये मेडिवल पीरियड की भी शुरुआत हो रही है। दिस इज व्हाई वी कॉल दिस पीरियड एज अर्ली मेडिवल पीरियड आल्सो ना। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ चैप्टर ऑल्सो, रॉयल लैंड ग्रांट्स। तो रॉयल लैंड ग्रांट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस डिबेट को समझना भी, क्योंकि इस पीरियड को समझने के लिए, क्योंकि 600 से 1200 कॉमन एरा का पीरियड जो है वो फ्यूडलिज्म के हाइपोथेसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड रॉयल लैंड ग्रांट की जब बात करते हैं तो ऑफकोर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि ये बताते हैं कि ब्रह्मदेव, जो कि क्या, ब्रह्मदेव मतलब ब्रह्मदेव एक लैंड होती थी जो गिफ्ट की जाती थी ब्राह्मण्स को। सो ये ज़मीन जब ब्राह्मण्स को दी जाती थी तो उनके साथ साथ उनको कुछ पावर भी दी जाती थी, जुडिशियल पावर, बाकी लैंड राइट्स, टैक्सेशन, रेवेन्यू, ये सब भी पावर दी जाती थी। तो काफ़ी हिस्टोरियंस इंक्लूडिंग आर एस शर्मा वो मानते हैं कि इससे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अब इसीलिए वो मानते हैं कि जो ब्रह्मदेव है, यानी कि गिफ्ट ऑफ लैंड टू द ब्राह्मण्स, वो फ्यूडलिज्म में हम देखेंगे एक सिम्टम है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का, एंड कारण भी है। यानी कि इसी वजह से पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, पावर, पॉलिटिकल पावर का ब्रेकडाउन, मतलब टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। ओके, जस्ट रिमेंबर द कश्मीर JNU वाला टुकड़े टुकड़े। एनीवे, सो ये पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है फ्यूडलिज्म हाइपोथेसिस के हिसाब से, कि ब्रह्मदेव की वजह से पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है पावर का, लेकिन यही कारण है और यही सिम्टम भी है किसका, फ्यूडलिज्म का। सो ब्रह्मदेव हमने देखा एक लैंड है जो कि ब्राह्मण्स को दी जा रही है, पॉलिटिकल डायमेंशंस भी इसके, जैसे कि आप ही सोचिए, वाई शुड द किंग हैव वॉलंटरी अरोडेड देयर ओन पावर, राजा क्यों अपनी पावर को ही कम करने की कोशिश करेगा, अपन मतलब जो लैंड है जो कि इंपॉर्टेंट रिसोर्स था उस समय, उसको ब्राह्मण्स को देके, क्योंकि अगर कोई किंग अपनी कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्स किसी को दे रहा है तो साथ में वो, और ये सिर्फ लैंड ही नहीं दे रहे थे वो साथ ही में पावर भी दी जा रही थी, कुछ जुडिशियल पावर्स, रेवेन्यू पावर्स। तो ये क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए कि राजा या कोई भी किंग ऐसा क्यों करेगा कि वो अपनी पावर को कम करेगा, क्योंकि ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स देने का मतलब है और बाकी पावर्स देने का मतलब है अपनी पावर को कम करना, क्योंकि इससे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, क्योंकि सेंट्रलाइज पावर में तो किंग के पास सारी पावर होगी ना, लेकिन जब किंग अगर ग्रांट्स देगा ब्राह्मण्स को तो इससे तो किंग की पावर कम होनी चाहिए ना। ये एक हाइपोथेसिस, फ्यूडलिज्म हाइपोथेसिस है। लेकिन इसका आंसर बेसिकली ये है कि उपेंद्र सिंह मैम जैसी बात करती हैं, जो कि ये है कि ब्राह्मण्स को पावर शेयर करने देना किंग के लिए कहीं ना कहीं मुनाफे का सौदा हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण्स वर डोमिनेटिंग सॉर्ट ऑफ सीन एंड पूरा पॉलिटिकल पावर। विल डिस्कस दैट नेक्स्ट स्लाइड, कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो सेटलमेंट जो थी वो रॉयल ऑर्डर्स के थ्रू क्रिएट हो रही थी, मतलब जो ब्राह्मण्स को लैंड दी जाती थी, उनको रेवेन्यू पावर बाकी चीज़ें, उससे नई नई सेटलमेंट्स भी आ रही थी। इससे क्या हो रहा था, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हो रहा था, जो कि फ्यूडलिज्म हाइपोथेसिस का एक और पार्ट है कि अर्बन डिके होना, यानी कि शहरों का पतन होना, लेकिन गाँवों का बढ़ना और खेती लायक ज़मीन का खेती का विस्तार होना, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होना। तो ये भी एक कहीं ना कहीं रीज़न है। ब्राह्मण डोमिनी जो थे उनको उनके पूरे राइट्स को डिक्लेयर किया जाता था, जैसे कि हमने बात की जुडिशियल राइट्स, रेवेन्यू राइट्स, एंड ये पूरा रॉयल डिक्री के थ्रू कंफर्म किया जाता था, राजा का फरमान होता था उसके थ्रू कंफर्म किया जाता था। ब्राह्मण जो थे वो एक इम्पोर्टेंट अब क्यों, आपके मैंने अभी क्वेश्चन पूछा कि क्यों ब्राह्मण्स के साथ ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दिए जा रहे हैं, उनको जुडिशियल पावर दी जा रही है, उनको रेवेन्यू पावर दी जा रही है। उसकी वजह है क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो एडलॉग की तरह इमर्ज कर रहे थे, लेजिटिमाइजर की तरह इमर्ज कर रहे थे पॉलिटिकल पावर के, एंड वही थे रॉयल जेनोलॉजीज को बनाने वाले, प्रेस्टीजियस सेक्रीफाइस को परफॉर्म करने वाले, इसलिए वो
इम्पोर्टेंट सॉर्ट ऑफ एजेंसी के रूप में मर्ज कर रहे थे कि अगर आप उनके साथ उनको पावर नहीं देंगे तो वो भी आपको पावर लेने नहीं देंगे, यानी कि पॉलिटिकल पावर को लेजिटिमाइज करने के लिए आप जो किंग्स है वो ब्राह्मण्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी को ब्राह्मणाइजेशन ऑफ रॉयल कोर्ट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि रॉयल कोर्ट्स में हमें देखने को मिल रहा है जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मिनिस्टर्स थे, जितने भी पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट थे वो ब्राह्मण्स के पास आने लगे। इसमें एक एक्सेप्शन है हमारा दिल्ली सल्तनत, क्योंकि दिल्ली सल्तनत ऑफ कोर्स पर्शियन था, तो वहाँ पे इस्लामिक और मुस्लिम स्कॉलर्स होंगे। तो रॉयल लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स को दिए जाने लगे, लेकिन उपिंदर सिंह मैम बताती हैं कि ये ट्रेंड था, लेकिन 10th सेंचुरी में ट्रेंड बदलने लगा और ब्राह्मण्स को रिप्लेस कर लिया टेम्पल्स ने। आज भी बड़ी मंदिर पर राजनीति होती है, टेम्पल्स पॉलिटिक होता है पूरा। तो 10th सेंचुरी से चला आ रहा है। 10th सेंचुरी में हमें देखने को मिला कि टेम्पल्स को लैंड ग्रांट्स मिलने शुरू हो गए, ब्राह्मण्स को कम हो गए। यानी कि पहले ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट ज़्यादा मिल रहे थे, लेकिन 10th सेंचुरी के बाद जो पैटर्न हुआ वो ये था कि टेम्पल्स को लैंड ग्रांट्स मिलने ज़्यादा शुरू हो गए। रूरल सोसाइटी की बात कर लेते हैं। कृषि प्रसारा जो कि इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है एग्रीकल्चर का, उपिंदर सिंह मैम इस पे बात करती हैं, जो कि बंगाल में कहीं ना कहीं लिखा गया कब 900 से 950 से 1100 के बीच में, उसको लिखा प्रसारा ने, जो कि किसकी बात करता है, एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर मेथड्स की, पैडी ट्रांसप्लांटेशन, इरिगेशन, ये सारी बातें वो करता है। ऑल्दो वो इरिगेशन के बारे में कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं बताता, लेकिन वो बताता है कि रेनफॉल की लोगों को नॉलेज थी, उनको पता था कब रेनफॉल होती है, पूरा मानसून पैटर्न उनको पता था। इससे ये पता चलता है कि लोग उस समय किसी सिस्टमैटिक इरिगेशन मेथड पर रिलाई नहीं करते थे, बल्कि रेनफॉल ही इंपॉर्टेंट सोर्स था किसका, एग्रीकल्चर का, जो आज भी है। ओके, सो लोग बारिश पर निर्भर हैं अपनी खेती को इरिगेट करने के लिए, खेतों के एग्रीकल्चर अपनी फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए। विलेजेस के लिए जनरल टर्म जो इस्तेमाल की जा रही है मेडिवल इंस्क्रिप्शन में बंगाल और बिहार में हम देख रहे हैं, वो है ग्राम एंड पटक पटक एंड वास्तु एक होम होम स्टेड लैंड को बोला जाता है, जो कि कहीं ना कहीं विलेज सेटलमेंट का इंपॉर्टेंट एरिया था। पर्शियन व्हील बड़ा डिबेटिंग है और यूजीसी नेट में भी इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट बेसिकली ये डिबेटेड है कि राजस्थान में इसका हमें देखने को मिला या नहीं मिला। काफ़ी सोर्सेज बताते हैं था देखिए पर्शियन व्हील की मैं बात करूँ, पर्शियन व्हील एक इरिगेशन मेथड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कहीं ना कहीं इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर ये था तो इसका मतलब हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे ऑलरेडी। एनीवे, अर्बन प्रोसेस की बात करें तो डिक्लाइन होने, क्योंकि फ्यूडलिज्म हाइपोथेसिस की बात करता है, फ्यूडलिज्म में क्या होता है, पॉलिटिकल पावर का फ्रेगमेंटेशन होता है, सिटीज़ का डिक्लाइन होता है, अर्बन क्राफ्ट्स का डिक्लाइन होता है, ट्रेड एंड मनी इकोनॉमी का डिक्लाइन होता है, वो सारे फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं आर एस शर्मा के हिसाब से। लेकिन कुछ देखिए, आर एस शर्मा बताते हैं कि शहरों का डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि शहरों का डिक्लाइन हो रहा है जिस वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का डिक्लाइन हो रहा है, अर्बन बेस्ड जो आर्टिजन से वो कहीं ना कहीं उनका डिक्लाइन हो रहा है, और वो कहाँ जा रहे हैं, ट्रेडर्स एंड आर्टिजन जिनका डिक्लाइन हो रहा है वो कहाँ जा रहे हैं, वो फोर्स्ड हो गए कहाँ, शहरों से गांवों की तरफ माइग्रेट करने के लिए, जिससे खेती लायक जो ज़मीन थी उसको कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, यानी कि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होने लगा। क्योंकि देखिए जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, मतलब नॉट वैक्यूम बट जो मर्चेंट्स थे, जो आर्टिजन्स थे, जो कि ट्रेड में इंडल्ज थे, क्योंकि अब ट्रेड का डिक्लाइन हो गया तो वो कहाँ पर आने लगे, गाँवों की तरफ आने लगे, जिससे एग्रीकल्चर एक्सपेंशन में देखने को मिल रहा है, ऐसा आर एस शर्मा का मानना है। लेकिन काफ़ी स्कॉलर्स हैं जो कि उनको चैलेंज करते हैं, जैसे के एन चौधरी हैं, उसके अलावा बी डी चट्टोपाध्याय हैं एंड सो फोर्थ, जो कि उनकी हाइपोथेसिस को कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। 7th सेंचुरी के दरमियान तो हमें एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि अरब का पॉलिटिकल एक्सपेंशन, खलीफा का आना, जिस वजह से उन्होंने बहुत सारी पार्ट्स को कॉन्कर कर लिया, एंड जिससे इंटरनेशनल ट्रेड को बूम मिला कहीं ना कहीं, और अरब्स का डोमिनेशन शुरू हो गया इंटरनेशनल ट्रेड में। तो क्या ये कहना सही होगा कि वाकई में ट्रेड का डिक्लाइन हो रहा था या अर्बन सेंटर्स का डिक्लाइन हो रहा था? कुछ स्कॉलर्स मानते हैं और चैलेंज करते हैं आर एस शर्मा की हाइपोथेसिस को। वो बोलते हैं कि कुछ अर्बन सेंटर्स का डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन कुछ नए अर्बन सेंटर्स का राइज भी हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ शहर डिक्लाइन कर रहे हैं, कुछ शहर राइज कर रहे हैं, तो ऑल टुगेदर सारा अर्बन सेंटर का डिक्लाइन नहीं हो रहा है। ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स थी कुछ बाकी हिस्टोरियंस ने। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा आप कमेंट्स में मुझे बताएं, और इसी के साथ ही आपकी रिक्वेस्ट के बाद पूरा हमने उपिंदर सिंह का पूरा ये सीरीज़ कंप्लीट कर लिया है। एंड ये चैप्टर 10 था जिसमें हमने पूरा चैप्टर 10 कंप्लीट किया है।
लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स हैं इसके जो रह गए हैं, जैसे कि रिलीजियस हिस्ट्री, वो एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही में इसके बाद जो हमारे सॉर्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पे जो इस चैप्टर में बात की है, वो हमने एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं उस पर। तो अगर आपको वो देखना है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है वो, तो आप देख सकते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर पे। साथ ही में इसी में हमें रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स भी, वो भी एक नेक्स्ट वीडियो में बात की हुई, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ अच्छे से डिटेल में बात कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो हमने अलग अलग वीडियोस क्रिएट की हुई हैं, यू कैन गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस, आपको चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।